जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। आज प्रैक्टिस डिक्टेशन सीरीज का 16वां डिक्टेशन है। डिक्टेशन स्टार्ट। कोरोना विषाणु के एक और नए रूप डेल्टा प्लस ने नींद उड़ा दी है। चिंता की बात ज़्यादा इसलिए है कि हाल में इसके 40 से ज़्यादा मामले आ गए। ये मामले किसी एक नहीं बल्कि 5 राज्यों के हैं। सबसे ज़्यादा 21 मामले महाराष्ट्र और 6 मध्य प्रदेश में मिले। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और जम्मू में भी डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र और केरल उन राज्यों में से हैं जिन्होंने पिछले सवा साल में कोरोना की सबसे ज़्यादा मार झेली है। इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यों को परामर्श जारी किया है कि वे इस नए रूप वाले विषाणु के खतरे से निपटने को तैयार रहें। डेल्टा प्लस कितना खतरनाक है, इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि सरकार ने इसे चिंताजनक विषाणु की श्रेणी में रखा है। दूसरी लहर ने जिस तरह से तबाही मचाई, उससे सबक लेते हुए अब केंद्र और राज्यों को सतर्कता बरतना जरूरी है। विशेषज्ञ तीसरी लहर की चेतावनी दे ही रहे हैं। इसलिए इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि डेल्टा प्लस ही तीसरी लहर का कारण बन जाए। अभी तक देखने में यही आया है कि डेल्टा प्लस संक्रमण भी उसी तरह से फैल रहा है जैसे कोरोना फैलना शुरू हुआ था। लोगों की बेरोक टोक आवाजाही से संक्रमण एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचा और तेजी से फैलता गया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि सभी राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से लगी हैं। इसलिए अगर किसी भी राज्य से कोई संक्रमित दूसरी जगह पहुंच गया तो वह निश्चित तौर पर संक्रमण का वाहक होगा, वरना इन राज्यों में नए स्वरूप के मामले कैसे मिलते। इसी डर के कारण गोवा ने महाराष्ट्र से लगने वाली सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। पिछली बार संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर ली थीं। भले अभी डेल्टा प्लस के मामले कम हैं, लेकिन जिस तरह राज्यों में विषाणु के इस नए रूप ने दस्तक दे दी है वह चिंताजनक है। कहने को डेल्टा प्लस के मामले अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जापान, पोलैंड, स्विट्जरलैंड और नेपाल में भी मिले हैं, पर इनमें से किसी भी देश ने इसे चिंताजनक करार नहीं दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे खतरनाक नहीं माना है, लेकिन भारत पहला देश है जिसने डेल्टा प्लस को चिंताजनक मानते हुए राज्यों को परामर्श जारी किया। कोरोना विषाणु अब तक हजारों तरह के रूप बदल चुका है। वैज्ञानिकों के लिए यह कोई कम बड़ी मुश्किल नहीं है।
विषाणु के रूप बदलते रहने के कारण संक्रमितों की जांच से लेकर टीका विकसित करने तक में बाधाएं आती हैं। यह तय कर पाना भी आसान नहीं रह जाता कि कौन सा मरीज किस रूप के विषाणु से संक्रमित है और कौन सा टीका किस किस रूप का तोड़ बन सकता है। अभी तक यही माना जा रहा है कि भारत में दूसरी लहर का कहर डेल्टा रूप वाले विषाणु ने ही बरपाया। इसी डेल्टा विषाणु ने अब डेल्टा प्लस का रूप धारण कर लिया। बहरहाल अब इससे डरने के बजाय इसे पिछली लापरवाहियों के सबक के रूप में लेने की जरूरत है। जांच और संक्रमित व्यक्ति के संपर्कों में आने वालों का पता लगाकर उन्हें एकांतवास में रखने और पर्याप्त इलाज देने की जरूरत है। संक्रमितों की जांच से लेकर इलाज तक में जिस तरह की लापरवाही और कुप्रबंधन का जो खामियाजा हमने भुगता है उससे अब बचना होगा, नहीं तो बहरूपिया विषाणु और घातक साबित हो सकता है। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ फूटे असंतोष को बेशक फिलहाल कांग्रेस समिति ने शांत करने में कामयाबी हासिल कर ली है, मगर दावा करना मुश्किल है कि अब वास्तव में वहां सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। कांग्रेस समिति ने दावा किया है कि पंजाब कांग्रेस एकजुट होकर अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी, मगर जिस तरह अमरिंदर सिंह को पिछले कुछ दिनों में 2 बार दिल्ली तलब किया गया और इस बार जब वे केंद्रीय कमान से मिलने पहुंचे तो न राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का वक्त दिया और न ही सोनिया गांधी ने। उससे साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व भी उनसे संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी ने असंतुष्ट नेताओं से अलग अलग बात की, फिर वे वापस लौट गए, मगर पंजाब कांग्रेस में सतह के नीचे उथल पुथल अभी शांत नहीं हुई है। पंजाब विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और ऐसे समय में पार्टी के भीतर असंतोष उसके लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। पहले ही अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाकर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में अगर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं में असंतोष बना रहता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी ही। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ न केवल नवजोत सिंह सिद्धू ने बल्कि कई असंतुष्ट विधायकों और मंत्रियों ने भी खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल रखा है। वे सब मुख्यमंत्री के कामकाज के तरीके से नाराज हैं। उनका कहना है कि अमरिंदर सिंह न तो अपने मंत्रियों और विधायकों से ठीक से बात करते हैं और न किसी फैसले में आम राय बनाने का प्रयास करते हैं। वहां कांग्रेस नेताओं की यह शिकायत नई नहीं है। शुरू से अमरिंदर सिंह के खिलाफ असंतोष के स्वर उभरते रहे हैं। 2 साल पहले भी इसी तरह तनातनी बढ़ी थी तो मंत्रिमंडल में फेरबदल करके असंतुष्ट नेताओं को शांत करना पड़ा था, मगर इस बार तो सरकार में शामिल नेता भी मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसे लेकर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की चिंता समझी जा सकती है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस को अपनी कामयाबी की कुछ उम्मीद थी, मगर वहां पार्टी में कलह से इस उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। किसी भी राज्य में मतदाता पार्टी के मुखिया का चेहरा
उसके कामकाज और विश्वसनीयता के मद्देनज़र ही जनादेश देता है। इस मामले में पंजाब के लोग अमरिंदर सिंह से निराश ही नज़र आते हैं। उनके कामकाज में ऊर्जा नज़र नहीं आती। इसके अलावा संगठन के स्तर पर भी कांग्रेस वहां शिथिल ही बनी हुई है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था, पर केंद्रीय नेतृत्व ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब से वे अध्यक्ष तो हैं, पर उनमें जमीन पर उतरकर काम करने का जज्बा नजर नहीं आता। संगठन में लंबे समय से अनेक पद खाली पड़े हैं, अब उन्हें भरने पर बल दिया जा रहा है, मगर चुनाव के वक्त यह कवायद कितनी असरदार साबित होगी कहना मुश्किल है। फिर केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस में कोई संभावना नजर नहीं आ रही। इन सब से आम कार्यकर्ता और मतदाता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, नेता नए विकल्प और संभावनाएं तलाशना शुरू कर देते हैं। पंजाब कांग्रेस जब तक इन चुनौतियों से पार पाने के स्थायी उपाय तलाश नहीं करती, तब तक कहना मुश्किल है कि वहां फिर कब कलह के कुल्ले फूट पड़ेंगे।